दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न है आपका 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा किसने की है। तो 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा कोठारी आयोग ने कही है। कोठारी आयोग ने, और कोठारी आयोग को ही शिक्षा आयोग कहते हैं और इसकी शुरुआत 1964-66 से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, और इसके एक और चीज देख लीजिए, इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है आपका, मेले तमाशे शिक्षण के किस प्रकार के तमाशे हैं। तमाशे नहीं, किस प्रकार के साधन हैं। किस प्रकार के साधन हैं, तो ये सामुदायिक साधन है। तो ये सामुदायिक शिक्षण के सामुदायिक साधन हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा का नेता कौन होता है। 2020 में पूछा गया था। कक्षा का नेता मॉनिटर होता है। अगला प्रश्न है आपका, 10+2+3 किस आयोग का प्रस्ताव था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसका था। कोठारी आयोग का। इसे क्या कहते हैं, शिक्षा आयोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है। किससे हुई है, यूनानी शब्द से। अगला प्रश्न है आपका, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है। मैंने आपको बताया था, समस्या समाधान के लो या प्रश्नोत्तर विधि दोनों को ही सुकरात ने दिया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, अध्यापक वंचित शिक्षा कौशलों का विकास करने के लिए क्या जरूरी है। अध्यापक के वंचित शिक्षा कौशलों का विकास करने के लिए क्या जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है सूक्ष्म शिक्षण। अगर अध्यापक के अंदर शिक्षण को लेकर कुछ कमियां हैं तो उसे सूक्ष्म शिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ ज्ञान है। अगला प्रश्न है आपका, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा कब तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी विचारधारा बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानती है। देखिए, जब भी बात शिक्षा के केंद्र की की जाएगी तो ये विचारधारा है प्रयोजनवादी विचारधारा। इसी से एक प्रश्न और बनता है, इसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है आपका, कौन सी विचारधारा पाठ्यक्रम को बालक का केंद्र मानती है। तो उसमें होगा प्रकृतिवादी। याद रख लीजिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब बात पाठ्यक्रम की आ जाएगी तो प्रकृतिवादी हैं, जब बात शिक्षा की आ जाएगी तो प्रयोजनवादी हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने किस प्रकार का विकास किया था। जीन पियाजे से संबंधित आपको बीएड फर्स्ट ईयर में काफी कुछ पढ़ने को मिला होगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक, इस प्रश्न को याद कर लीजिए क्योंकि ये टेट सुपर टेट के लिए जरूरी है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक क्या हैं। ये कह रहे हैं वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए जीन्स। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। तो राष्ट्रीय जो एकता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं वो है विषम लिंगीय समूहों का बनाना। विषम लिंगीय समूहों का अगला प्रश्न है आपका,
परिवर्तन की अवस्था किसे कहा जाता है? ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस अवस्था में देखे जाते हैं? तो आपके सबसे ज़्यादा परिवर्तन किशोर अवस्था में ही देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? इम्पोर्टेंट है, सीटेट टेट दोनों के लिए। मनोविश्लेषणवाद के हैं आपके सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 19 है आपका, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कला है मानव व्यवहार। मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रंथ में मानव व्यवहार की 10 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? 2020 में आपसे पूछा गया था। तो कौन सा ग्रंथ है? महाभारत। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव व्यवहार की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? ये भी 2020 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जॉन ड्यूवी हैं। बालक एवं समाज के लेखक जॉन ड्यूवी हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये कथन किसका है? यह है महान व्यवहारवादी विद्वान स्किनर का है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक की सफलता का क्या रहस्य है? ये कहना चाह रहे हैं शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक की सफलता का क्या रहस्य है? तो उसके क्या है? मनोविज्ञान। एक अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है जब वह मनोविज्ञान के बारे में जानता होगा कि बालक को कब क्या और कितना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक हैं। तो ये है इसके लेखक एडम्स। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एडम्स ने शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया बताया है? एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। तो खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है मॉन्टेसनरी। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है? देखिए, शिक्षा जगत का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर साल आपके टेट सी टेट में ये रिपीट होता आया है। तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कॉल तथा ब्रूस ने कहा है। कॉल व ब्रूस ने। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, किंडर। अगला प्रश्न है आपका, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? थोड़ा सा जहन से निकल गया है, लेकिन शायद फ्राबेल ने दिया है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सही क्या है इसका। फ्राबेल ने दिया है। अगला प्रश्न है आपका, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो भाषा का जो शिक्षक है वो अनौपचारिक हो, यानी उसे विद्यालय और बाहरी दुनिया से भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अनौपचारिक। अगला प्रश्न है आपका नंबर 30, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? ये कहना चाह रहे हैं कि बालक सबसे ज़्यादा अपनी बातों को किस अवस्था में दोहराता है? तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक सबसे ज़्यादा अपनी बातों को दोहराता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर का, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी है? तो बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा होती है मातृभाषा। इसे हम मदर लैंग्वेज कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर का, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? मान्यता प्राप्त इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में। अगर आपसे पूछ सकता है कि हिंदी की बोलियां कितनी है, तो अगर बोलियों की बात की जाए तो हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? प्रौढ़ कहते हैं बुजुर्गों को। तो बुजुर्गों को अपनी मार्ग की बाधा किशोर समझता है।
अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या समायोजन करने की होती है। किशोर जो है। अगला प्रश्न है आपका, रेडियो कैसा उपकरण है? तो मैंने बताया था रेडियो श्रव्य उपकरण है, इसे केवल सुना जाता है। श्रव्य उपकरण भी कह सकते हैं, श्रव्य सामग्री भी कह सकते हैं, श्रव्य साधन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञान क्या है? देखिए, ज्ञान एक साध्य भी है और साधन भी है। साधन कहते हैं यानी किसी भी चीज़ को हासिल करने का ज़रिया भी है और ख़ुद में एक लक्ष्य भी है। अगर शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो हमारा साध्य है, और अगर ज्ञान से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो वह साधन बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? ये बताया था मैंने आपको, 2 वर्ड पकड़ने हैं, शक्ति और दूसरा था सद्गुण। तो ये दोनों ही बातें सुकरात ने कही हैं। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर का, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है, आपके मॉडल पेपर में कम से कम 8 बार रिपीट हुआ है। इस प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं रूसो। अगला प्रश्न है आपका, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उपनिषद में ज्ञान हेतु जो प्रयोग किया गया है उसे किया गया है विद्या का। उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या का प्रयोग किया गया है, और वो भी विद्या कितनी प्रकार की होती है? विद्या 2 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी बताई गई है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक होती है पराविद्या और दूसरी होती है अपराविद्या। अगला प्रश्न है आपका, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो कांट ने ज्ञान की 7 विशेषताओं को बताया है। अगला प्रश्न है आपका, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? देखिए, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान को 2 प्रकार बताए गए हैं। एक बताया गया है प्रमा और दूसरा बताया गया है अप्रमा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। प्रमा और अप्रमा। प्रमा कहते हैं वह ज्ञान जो कि अनुभव से हासिल किया गया हो, यानी तजुर्बे से, और इसी का अपोजिट होता है अप्रमा। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण के कितने स्तर हैं? शिक्षण के आपके 3 स्तर हैं। आमतौर पर कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है आपका शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी, यानी शिक्षार्थी भी कह सकते हैं जिसे हम, विद्यार्थी भी कह सकते हैं। अगला होता है आपका पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञान का पर्याय है? तो ज्ञान का पर्याय विद्या है। इसे कहाँ इस्तेमाल किया गया है? वेदों में, उपनिषद में। अगला प्रश्न है आपका, सूचना किस प्रकार पर आधारित होती है? तो आपकी सूचना जो है मात्रात्मक होती है, गुणात्मक होती है, और ये किस पर आधारित होती है? ये आंकड़ों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है ये 2 आपके आयोग, एक माध्यमिक आयोग और दूसरा शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक आयोग का दूसरा नाम होता है मुदालियर आयोग। आपसे पूछ लेगा कि कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे कोठारी आयोग का दूसरा नाम शिक्षा आयोग है, और जबकि माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम मुदालियर आयोग है। और इसकी स्थापना जो है आगे पूछ लिया आपसे। देखिए, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1952-53 में। ठीक है, इसी तरीके से पूछ लेगा आपसे कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964-66 में, जिसे हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका, वर्तमान में मनोविज्ञान कैसा माना जाता है? तो वर्तमान में मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। कैसा है? व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है आपका, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये बात फिक्टे महोदय ने कही थी। अगला प्रश्न है आपका, मुझे लंबी लंबी
यहाँ 2 बार लिखा हुआ। मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है। ये कथन किसका है? जो आपके प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं यानी रूसो। ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है नेतृत्व देना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।